डॉक्टर अजय कुमार यादव जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर। डॉक्टर आफरीन अरशद, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा। डॉक्टर अपील सिंह रत्नाकर, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर। आयुष चिकित्सा से डॉक्टर वसीम अहमद जी, प्रधानाचार्य राजकीय यूनानी महाविद्यालय के पद पर। डॉक्टर पवन कुमार विश्वकर्मा, रीडर, कौमार नृत्य के पद पर। डॉक्टर करुणा आनंद, प्रवक्ता, ऑप्स एंड गायनी। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता, फिजियोलॉजी। डॉक्टर मंजीत मिश्रा, प्रवक्ता, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। हमारी चयनित स्टाफ नर्सेस हमारे मध्य हैं। सर्वप्रथम श्वेता सिंह जी, साक्षी चौरसिया, आप सभी की अनवरत तालियां शुभकामनाओं स्वरूप यहां पहुंचनी है। सूर्यांश तिवारी, राजेश खन्ना, मोहम्मद इमरान, खुशबू और रंजन कुमार। मैं बता दूं कि ये संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में किया जा रहा है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए इन क्षणों के लिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन सदैव राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रकाश पुंज की तरह हम सबको प्रेरित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि को नई गति मिली है और विकास में विस्तार हुआ है। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, ऐसी सकारात्मक सोच को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और आयुष विभाग से जुड़े हुए विभिन्न संवर्गों में नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती नीना जौहरी जी, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लगभग 2500 प्रदेश के युवाओं को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 278 सहायक आचार्य जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में इनकी नियुक्ति होनी है। एज ए लेक्चरर ये लोग वहां पे काम करेंगे। इसके साथ ही 2142 स्टाफ नर्स, जिसमें 99 स्टाफ नर्स राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 1554 स्टाफ नर्स स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए और 489 स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 48 आयुष चिकित्सा शिक्षक, जिसमें यूनानी के एक प्रधानाचार्य, एक प्रोफेसर, 2 रीडर और आयुर्वेद विभाग के एक रीडर तथा होम्योपैथ विभाग के 43 लेक्चरर, इन सबको आज नियुक्ति पत्र कुल मिलाकर के यह संख्या 2468 यानी लगभग 2500 के आसपास है। इन सबको नियुक्ति पत्र एक साथ वितरित हो रहा है। यहाँ पे जो राज्य मुख्यालय पे आ सकते थे राज्य मुख्यालय में, बाकी शेष अन्य लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माननीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम वहां पे आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लगभग 2500 ऊर्जावान चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को, जो आज राजकीय सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6.5 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाओं में जितनी प्रगति की है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 774 नई एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस यानी कार्डियक वैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, इन सब का भी आज यहां पे कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना, और आज तो ये मैं इसको महज संजोग नहीं मानता हूं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से यह एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें एलोपैथ के भी हैं तो आयुष से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक साथ 2500 ऐसी नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है और यह प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उत्तरोत्तर वृद्धि और उसके सुदृढ़ीकरण होने की दिशा में एक शुभ संकेत है। पिछले
6.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। याद करिए 2017 के पहले के प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहचान का संकट था। विकास की बात तो दूर थी, पहचान का संकट था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय पढ़ते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर डिग्री लेने के लिए जब गए होंगे तो अपना नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे। ज्यादातर लोग अपना नाम दिल्ली या कहीं और राज्य का दिखाते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 6-6.5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है आज कोई उत्तर प्रदेश का नाम छुपाता नहीं है। जो नहीं भी होगा वही बोलता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कदम उठाए हैं, कुछ कार्यक्रम भी किए। अब याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बन पाए थे। और अगर हम उससे पहले से देखें कि कुल मेडिकल कॉलेज 2017 तक कितने बन पाए थे, इनकी संख्या मात्र 17 थी। इस दौरान 18 मेडिकल कॉलेज तो क्रियाशील हो गए और 14 नयों का निर्माण हो रहा है, जिसको हम इस सत्र में और अगले सत्र में, जिन पर हम फिर से प्रवेश की प्रक्रिया को वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है, वो बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और इस दृष्टि से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहां पे एक लखनऊ में बन रहा है। और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से एफिलेटेड होंगे। उससे उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग आज के दिन पे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मुझे अपना उपचार कराने से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, इनमें तो स्वास्थ्य की सुविधा मिल ही रही है, मेडिकल कॉलेज में भी मिल रहे हैं। और किसी को अन्य मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट संस्थान में जाके करना है तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध हुआ है। डायलिसिस की सुविधा 72 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हर जिले में आईसीयू स्थापित हो चुके हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है, उनके रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं और उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जब प्रयास प्रारंभ होता है तो परिणाम भी उसी प्रकार से हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। आज 2 एम्स भी गोरखपुर में और रायबरेली में कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डेवलपमेंट की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है और वह स्पीड
हम सब के सामने एक और चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है, तो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश ने भी 2017 के बाद अपना आयुष विभाग, फुल फ्लेज आयुष विभाग को यहां पे स्थापित करके उसने कार्य करना प्रारंभ किया। आज आयुष विभाग के पास अपना स्वयं का आयुष यूनिवर्सिटी भी है। आयुष यूनिवर्सिटी के साथ साथ नए कॉलेजेस को भी मान्यता देने के क्रम में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है। तमाम अन्य कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं यूपी में है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज यहां पर आयुष विभाग के द्वारा भी कुछ आयुष के जो शिक्षक थे उनकी तैनाती के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण ये है, इसमें प्रिंसिपल का भी तैनाती हो रही है और साथ साथ सहायक आचार्य के रूप में आपकी भी लेक्चरर की भी तैनाती हो रही है। ये सभी लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं। सबसे पहली बात यह कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके का होने का परिणाम है कि आज आप राजकीय सेवा के साथ जुड़ रहे हैं। याद रखना, आपकी गरिमा और आपका सम्मान तभी बना रह पाएगा जब आप समय के 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखेंगे। प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। मेरा मानना है कि संस्था का हेड जैसा होगा पूरी व्यवस्था वैसे ही होगी। जहां अच्छे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, समय देते हैं, एक एक गतिविधि पे नजर रखते हैं, वहां पे हमारे मेडिकल कॉलेज भी अच्छे चल रहे हैं, मरीज भी संतुष्ट होता है, कर्मचारी भी टीम भावना से वहां काम कर रहे हैं और वहां पर जो व्यक्ति अपना ये प्रयास करता है वो स्वयं भी यशस्वी हो जाता है। लेकिन जहां पे लापरवाही होती है, टीम वर्क नहीं होता, व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, समय पे नहीं है, स्वयं आता है, किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है, केवल एक औपचारिकता बना देता है, तो वह स्वयं तो गाली खाता ही है, हमें भी गाली खिलवा देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वयं गाली मत खाइए और हम लोगों को भी गाली मत खिलवाइए, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम एक लेक्चरर के रूप में जा रहे हैं। आपको क्लास तो लेनी है लेकिन ओपीडी में भी बैठना है। और मैं तो कहता हूं प्रिंसिपल को भी अपने विषय से संबंधित ओपीडी को करना चाहिए। 10 ही पेशेंट देखें लेकिन एक अंदाजा लगता है क्या है हमारा ट्रेंड, पब्लिक की आवश्यकता क्या है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इस बात को मानते थे कि अगर प्रिंसिपल क्लास स्वयं ले रहा है तो मान के चलते थे कि विद्यालय में अनुशासन भी होगा और विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा होगा। लेकिन जब प्रिंसिपल ही लेट में आता था तो मान लेते थे कि विद्यालय तो यानी वो व्यक्ति तो स्वयं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर इन सभी बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और गाली खाता था जीवन में। तो ये स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हर चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए या आयुष से जुड़े हुए किसी भी लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, इनको नियमित ओपीडी में बैठना चाहिए, अपने पेशेंट का नियमित राउंड भी लेना चाहिए और नियमित राउंड लेने के साथ साथ अच्छा होगा महीने के या साल भर के अपने जितने भी पेशेंट हैं उनकी बीएसडी को तैयार रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए उस पे अपनी एक केस स्टडी भी बनानी चाहिए। क्या ट्रेंड है, आपके यहां क्या स्थिति है। आप करेंगे ही नहीं, शोध ही नहीं करेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं, अपना रिसर्च पेपर ही सबमिट नहीं करेंगे, कैसे नया परिवर्तन आएगा, कैसा नया परिवर्तन आएगा। हमें बहुत सारी चीजों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका उपचार भी ढूंढना पड़ेगा और ये संभव है।
यह आवश्यक नहीं कि जो बीमारी यहां पर है उस बीमारी का उपचार जापान में या फिर यूरोप में या फिर यूएस में या में ढूंढा जाएगा तब वो आएगी। तब तक कई युग बीत चुके होंगे और पहले यही होता था। आप याद करिए, कोरोना कालखंड आपके सामने है। अगर कोरोना में जो ढल रहा था उससे पहले 2014 के पहले वही रहता और प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये मानते कि चलो वैक्सीन कहीं दुनिया में लोग बनाएंगे तो वही वैक्सीन हम लोग ला देंगे, ऑर्डर दे देंगे, आ जाएगा, तब तो बच गया भारत का 142 करोड़ की आबादी का भारत। कोरोना पूरे देश को अपने आगोश में ले लेता है। अगर कोरोना के आने के साथ ही लीडरशिप स्वयं नेतृत्व देने के लिए उस चुनौती से जूझने के लिए सामने नहीं आती, 142 करोड़ के भारत को बचा पाना कठिन होता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की, जनता को ही बचाया, पब्लिक उनकी एक एक बात को मानती थी, सिर आंखों में बिठाती थी और साथ साथ उन्होंने रिसर्च के कार्य को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा करके कोरोना की दस्तक के साथ मात्र 9 महीने में दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन भारत के नागरिकों की जान बचाने के लिए दे दी। और केवल भारत को ही नहीं बचाया, केवल भारत को ही नहीं बचाया, दुनिया के 100 देशों को अपनी यहां की वैक्सीन भी दी। ये होती है लीडरशिप, पहल करना, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास प्रारंभ कर देना, रिसर्च पेपर लिखना, डाटा हो, उस डाटा के आधार पर एनालिसिस करना और फिर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की तैयारी करना। आप बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और ये दोनों में हो सकता है, आयुष में भी हो सकता है, एलोपैथ में भी हो सकता है। इन दोनों को इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और कोरोना कालखंड में बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य करते थे। अगर हम शोध की संभावनाओं को ही बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हम दूसरों पे ही आश्रित रहेंगे और यही होता था पहले। आखिर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती तो थी 2017 के पहले, और जब 17 में हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हम लोगों ने नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। लोगों ने हमारे प्रयास की खिल्ली उड़ाई। पहले हम लोगों ने जब प्रभावित क्षेत्रों में साबुन वितरित किए, स्वच्छता के प्रति अभियान चलाने के लिए लोगों को आह्वान किया, परिणाम क्या था? 3 दिन तक ट्रायल चला था, मीडिया ट्रायल। ये देखो, बयानबाजी शुरू होती, गरीबों का अपमान हो रहा है। हमने जो स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया तो उसको भी ट्रायल किया गया था और यही केवल यहीं तक सीमित नहीं था। जुलाई 17 में अभियान चलाया गया कि ऑक्सीजन से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं। हम लोग गए, संजोग ये था कि उस संस्थान में 3 दिन पहले मैंने स्वयं विजिट किया था। मैं भौचक था जब मैं गया, वही पेशेंट वहां लेटे हुए, तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ऑक्सीजन के अभाव में कौन लोग मरे हैं? पेशेंट थे सब वही हैं, क्योंकि जिनको मैं 3 दिन पहले देख के गया था। कहा साहब पता नहीं कैसे कोई चला रहा है। ये चीजें भी होती हैं और आज वही इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में जहां 1200 से 1500 मौतें होती थी, ये मौतें लापरवाही थी, ये मौतें टीम वर्क नहीं था, ये मौतें गरीबों के प्रति उन लोगों का संवेदनहीनता का प्रदर्शन करता है जो जाति जाति के नाम पे समाज को भिड़ाने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। उन लोगों के चेहरों को बेनकाब करती हैं कि इसी प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। आखिर वे 50,000 बच्चे किसी परिवार के रहे होंगे। प्रदेश में उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन नहीं, वे सभी बच्चे काल कलवित होते रहे
और लोगों को अपना वोट बैंक बनाने से फुर्सत नहीं थी। सरकार ने एक पहल की, मात्र 4 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर दी। और आज मैं कह सकता हूं, अक्सर मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नियंत्रण में है। मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 96 से 98% नियंत्रित किया है। 96 से 98% नियंत्रण मौत के आंकड़ों में हुआ है। मलेरिया प्रदेश के जिन जनपदों में होता था, 17 के पहले और 17 के बाद के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। चिकनगुनिया, कालाजार नियंत्रण में है। डेंगू की जो सनसनी फैलती थी, आज नियंत्रण में है। ये सरकार के स्तर पर प्रयास, लेकिन सरकार तो आपको सुविधा दे सकती है, सरकार आपको हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। फील्ड में काम तो आप लोगों को करना है, प्रयास आप लोगों को करना है, और इसमें लेक्चरर का भी काम है, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये बैकबोन है पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और व्यवहार आप लोगों का, आपका व्यवहार जैसे होगा, याद रखना, पेशेंट जिंदगी भर याद रखता है। पीड़ा के समय अगर हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, आप उम्मीद मत करिए फिर कि हम उसकी दुआ प्राप्त कर पाएंगे। भाई, कार्य करते करते व्यक्ति, हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कैरियर को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन कैरियर के साथ साथ लोगों की दुआ भी लेते जाइए। लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में अच्छा बोलें, और लोग आपके बारे में चर्चा भी करें। आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पेशेंट आया, पीठ थपथपा दिया उसका, बता दिया उसको, भाई स्वस्थ हो जाओगे, चिंता मत करो। इतना भर कहना, याद रखना, उस व्यक्ति को एक नया जीवन दे देगा। केवल एक बार आपके स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आप एक बार बोल देंगे, अगर आप देखते ही झल्ला करके पहले ही बोल देंगे कि अरे तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तो गया काम से। तब तो जो ठीक होने वाला है वह भी बेचारे को तो आधे तो आप लोगों का व्यवहार ही उसको वो कर देगा। ऐसा कभी ना हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, कभी ना हो। अच्छा बोलना है, सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक रिजल्ट भी वो अपने आप दे देगा। चमत्कारिक परिणाम आएंगे। आपका व्यवहार उसको, उसके परिवारजन के साथ, वो पीड़ा है, पीड़ा में है, झल्लाएगा, परिवार के लोग झल्ला सकते हैं। हमें उससे अपने आप को अलग करके रखना है, बहुत अच्छा व्यवहार करना है, सद्व्यवहार हमारा होना चाहिए। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न हो, इस बात का जरूर ध्यान में रखें। आपका भी और आपके संस्थान के नाम को वे बढ़ाएंगे। और आज इसीलिए सरकार का पहल है कि मैन पावर की पूरी आपूर्ति हो, चाहे वह आयुष विभाग के हों, चाहे वह स्वास्थ्य और परिवार
सभी सुविधाओं का लाभ हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश में आने वाले सभी अन्य जो नागरिकगण हैं, कोई भी आएगा, स्वास्थ्य की सुविधा तो सबके लिए है। अरे स्वास्थ्य की सुविधा तो यहां तक की है कि लक्ष्मण जी को जब शक्तिबाण लगा था तो रावण के चिकित्सक ने उपचार किया था। तो चिकित्सक तो सबका उपचार कर सकता है, चिकित्सक के लिए सब बंधनें नहीं होती हैं। इसलिए हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो आएगा हमारे पास हम उससे ये नहीं पूछेंगे कहां के रहने वाले हैं। एक ड्यूटी, एक डॉक्टर का धर्म हम निर्वहन करेंगे, एक पैरामेडिक्स के, एक स्टाफ नर्स का धर्म निर्वहन करते हुए उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में जितने भी अभ्यर्थीगण नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं उन सबको मैं एक बार उनको और उनके परिजनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोक सेवा आयोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समयबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप लोग शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर परिणाम देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग माननीय